हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स एज फ्यूल। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे आज हम, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्यूल, यानी कि ईंधन जौन सा ईंधन है, ईंधन किन किन जुज्व से, ईंधन जौन सा है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहली बात है, ईंधन जौन सा होता है वो कोयले से मिलकर बनता है, पेट्रोलियम से मिलकर बनता है, नेचुरल गैस से मिलकर बनता है, ठीक है। अब ये जौन सा है कोयला और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोयला जौन सा होता है उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन, ये कोयले का क्या है, ये कोयले का जनरल फार्मूला है, यानी कि अल्केन जैसा होता है। अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है ना, वही कोयले का भी जनरल फार्मूला होता है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड से मिलकर बना होता है, के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये CH4 है, ये नेचुरल गैस है। फिर इसी तरीके से बिचुमिनस कोल और एंथ्रासाइड, पीछे हम पढ़ कर आए हैं, बिचुमिनस एंथ्रासाइड, ठीक है ना। बिचुमिनस का फार्मूला ये है C137 H97 O9, और एंथ्रासाइड का है जी C240 H90 और O4, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन और ये कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डेरिवेटिव्स हैं। किसके हैं, ये यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन होने की पहली शर्त ये है कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमन होना चाहिए। अगर कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, बाकी जो मर्जी बीच में हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, उसको भी अगर कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये हाइड्रोकार्बन है। इसी तरीके से ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये है जी कोयला, ये है जी नेचुरल गैस, और ये है जी कोयला, ये है जी नेचुरल गैस, और ये है पेट्रोलियम, ठीक है ना, ये पेट्रोलियम है, ठीक है। अब फिर उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कि व्हेन हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन एयर, जब हाइड्रोकार्बन्स को हवा में जलाया जाता है ना, जब हाइड्रोकार्बन्स को हवा में जलाया जाता है तो वो एक कंबस्शन का प्रोसेस होता है। उस कंबस्शन के दौरान क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। वो जो सी हीट होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि जो सा कंबस्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में हाइड्रोकार्बन्स को जलाया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम, ये क्या है, कंबस्शन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में हाइड्रोकार्बन्स को जलाया जाता है। और फिर उसके बाद आगे ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये लाजमन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये कंबस्शन का, ठीक है ना। इस दौरान क्या होता है, ये जो सा हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन CH4 है, ये कौन सा है, ये नेचुरल गैस है, ठीक है ना। नेचुरल गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करती है, तो फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2O पानी बनता है, और हीट खारिज होती है, ठीक है। समझ आ गई। फिर उसके बाद ये क्या है, कंबस्शन प्रोसेस है, ये प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। इस दौरान बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट का अखराज होता है। रिएक्शन के दौरान जब रिएक्शन हो रहा होता है ना, तब हीट बहुत ज़्यादा खारिज होती है। तब क्या होता है, पूरा सिस्टम गर्म हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन में हीट पैदा हो रही है। हीट का प्रोड्यूस होना ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस वक्त जोन सा रिएक्शन में जिस रिएक्शन में हीट जोन सी होती है वो जज़ब हो रही होती है, सराउंडिंग से हीट जज़ब हो रही होती है, फिर जाके रिएक्शन हो रहा होता है, हम उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम कहेंगे ये रिएक्शन जोन सा है, उस दौरान चूंकि हीट को जज़ब हुआ है, हीट जज़ब हुई है सराउंडिंग से, इसलिए हम उसे कहेंगे ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा हुआ है। इसमें प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट एनर्जी जो सी होती है वो होम्स घरों में होती है, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होती है। जो सी हीट खारिज हुई है, हम उस हीट को ज़ाया नहीं होने देते, हम उस हीट का इस्तेमाल करते हैं घरों में, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन मोटरसाइकिलों, गाड़ियों वगैरह में, और इंडस्ट्रीज़, कारखानों वगैरह में, ठीक है। समझ आ गई। ये जो सा रिएक्शन है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये रिएक्शन है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें ये जो सा CH4 है, ये नेचुरल गैस जो सी है, ये जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट करती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो सा कार्बन यहाँ से निकलता है, ये ऑक्सीजन को पकड़ता है और CO2 बना देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से पानी निकलता है H2O कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 एटम्स हैं। 4 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर H2 मैंने लिखा और साथ में 2 लिख दिया। 2 जब ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4,
4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। अब 4 हाइड्रोजन के एटम्स को होल्ड कौन कितने एटम्स करते हैं ऑक्सीजन के 2 एटम्स करते हैं, ये लो, ठीक है। फिर प्लस फिर हीट जो सी इस दौरान खारिज हुई है, इसलिए क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस दौरान हीट खारिज होगी, ठीक है। ये जो सी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एक लगा हुआ है, जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 एकम 2 बन जाएगा, यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये भी हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये भी हैं, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। लेकिन उधर उधर सिर्फ और सिर्फ 2 एटम्स लगे हुए हैं ऑक्सीजन के। यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, 2 जो से हैं यहाँ पर 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। सर ये देखें मैं ना नहीं यार, मैं ना 4 ऑक्सीजन के एटम्स मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, तो मैं भला क्या करता हूँ, मैं ये ना इसको मिटा कर ना यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। नहीं यार ऐसे नहीं करना, ऐसे क्यों नहीं करना, क्योंकि ये जो सा O4 ये तो कोई है ही नहीं केमिकल फार्मूला। हम O2 के साथ, यानी कि आप ऐसा भी कर सकते थे कि जो सा H4 है, H4 की जगह हम यहाँ पर ये देखें, आप कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे कि H4 है जी, हम यहाँ पर ना H4 ही लिख देते हैं, ठीक है ना, और H4 लिख दिया, H2 लिख दिया, कुछ नहीं होता भाई, ऐसा नहीं करना, क्योंकि H4O ये तो कोई केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर 2 लिखने हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही दर्ज हो सकते हैं हाइड्रोजन के एटम्स, और उसके साथ 2 लिख देंगे ऐसे। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स बन जाएंगे। यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और फिर उसके बाद ये जब 2 ये 1 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पर बनाएगा, तो ये 2 ऑक्सीजन ये वाले और 2 ऑक्सीजन ये वाले, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं इधर, और इधर कितने हैं, इधर सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, और 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 दूनी 4 ऑक्सीजन के एटम्स भी आ गए, और फिर उसके बाद कार्बन का 1 एटम इधर, कार्बन का 1 एटम इधर, ऑक्सीजन के कितने 4 हाइड्रोजन के एटम्स इधर हैं, और 4 ही हाइड्रोजन के एटम्स इधर हैं, ठीक है ना। और हीट जो है वो खारिज हो रही है, और फिर उसके बाद हीट एनर्जी के जरिए हम होम्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद आगे हाइड्रोकार्बन एज फीड स्टॉक इन इंडस्ट्रीज, हाइड्रोकार्बन को हम इंडस्ट्री में एज अ स्टॉक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो स्टॉक होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी किताबों में जाते हैं, किताब वाले बुक डिपो में जाते हैं, वहाँ पर स्टॉक कौन सा लगा होता है, किताबों का लगा होता है। उस किताबों की वजह से ही कस्टमर वहाँ पर आ रहा होता है बुक सेंटर में। अब जो से फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में जो सा स्टॉक लगा होता है वो हाइड्रोकार्बन्स का लगा होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स की वजह से वो फैक्ट्रीज़ अपनी प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, यानी कि जो सी फैक्ट्रीज़ की प्रोडक्ट्स हैं वो स्टॉक्स जो सा होता है वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है। हाइड्रोकार्बन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में। और फिर उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है इंडस्ट्रीज़ में होता है रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़। हाइड्रोकार्बन एज रॉ मटेरियल यूज़ होता है। रॉ मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके बिना पर कोई इंडस्ट्री अपना सामान बना रही होती है। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा उसके पास तो वो इंडस्ट्री जो सी अपने आप को बरकरार नहीं रख सकी, वह जल्दी से डूब जाएगी, कारखाना डूब जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर लोग भी नहीं काम कर सकेंगे, ना ही वो प्रोडक्ट तैयार कर सकेंगे। रॉ मटेरियल जो सा होता है, मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि जो से एलसीडी प्रिपेयर करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर एलसीडी को प्रिपेयर करने के लिए जो कुछ भी सामान चाहिए होते हैं, एलसीडी पैनल्स, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आगे जो भी उन्हें चाहिए होता है सामान, स्क्रूज़ वगैरह, ठीक है ना, और प्लास्टिक बॉडी जो उनसी होती है वो एलसीडी की, अगर वो ही ना हो, रॉ मटेरियल वही ही ना हो तो वो इंडस्ट्री चल सकेगी नहीं। इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन्स जो उनसे होते हैं ये एज अ रॉ मटेरियल होते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रीज़ का दिल होते हैं। अगर ये ही ना होंगे तो इंडस्ट्रीज़ भी नहीं चल सकेंगी। और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो से होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। किसमें, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है ना। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, जैसे कि नाम से जाहिर है पेट्रो केमिकल, केमिकल का मतलब है केमिकल, कौन से वाले केमिकल, जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में हम हाइड्रोकार्बन्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन्स जो से होते हैं पेट्रोलियम भी होता है और नेचुरल गैस भी होती है। हाइड्रोकार्बन्स में पेट्रोलियम भी आ जाता है, नेचुरल गैस भी आ जाती है, दोनों आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। ये देखें भाई, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा प्रिपेयर हो रहा है, हाइड्रोकार्बन्स जो से प्रिपेयर कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, जो से हाइड्रोकार्बन्स चल रहे हैं ज़्यादातर वो ये चल रहे हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोयला। इन तीनों के ज़रिए ही
एक इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की वजह से ही बन रहे हैं, इन तीनों हाइड्रोकार्बन्स की वजह से बन रहे हैं, ठीक है। आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो से हाइड्रोकार्बन्स तैयार हो रहे होते हैं, हम इस प्रोसेस को कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी, या फिर कोयला हो गया, इन तीनों के ज़रिए जो से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हो रहे हैं, उस प्रोसेस को इंडस्ट्रीज़ में चलाया जा रहा है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल प्रोसेस, और उस इंडस्ट्री को कहते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। किसकी फॉर्मेशन के लिए? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, ये क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है इथीन, और बेंजीन, ब्यूटाडाइन, टोलिन, ईटीसी। ब्यूटाडाइन का जो सा है ये होता है C4H6, टोलिन का होता है ये C7H8, ठीक है। ये जो से हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ये पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये दोनों हाइड्रोकार्बन्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में। और जब ये इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में मदद दे देते हैं, तो जब ये बन जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम पेट्रोकेमिकल प्रोसेस। और इस इंडस्ट्री जो सी ये केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, उस इंडस्ट्री को कहते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। और फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री की। प्लास्टिक इंडस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड रॉ मटेरियल के तौर पर हाइड्रोकार्बन्स जो से होते हैं वो यूज़ होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो से होते हैं वो यूज़ होते हैं एज अ रॉ मटेरियल। हाइड्रोकार्बन्स कौन से वाले हाइड्रोकार्बन्स बताओ ना बेटा। ये देखें, प्लास्टिक इंडस्ट्री जो सी होती है, एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है, एक प्लास्टिक इंडस्ट्री होती है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो से हाइड्रोकार्बन्स यूज़ हो रहे हैं वो रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में जो से हाइड्रोकार्बन्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स जो से यूज़ हो रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला जो सा नाम है वो सिंथेटिक पॉलीमर का है। सिंथेटिक पॉलीमर प्लास्टिक की फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और आगे जो सा पॉलीथीन और पॉलीईस्टर, ये एक रॉ मटेरियल है, ये एक और हाइड्रोकार्बन है जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। पॉलीथीन और पॉलीईस्टर, ठीक है ना, किसके बनाने में फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है? ये जो पॉलीथीन है ये गार्बेज बैग्स बनाने में इस्तेमाल होता है, ग्रोसरी बैग्स बनाने में इस्तेमाल होता है, और टॉयज़, खिलौने वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। और जो पॉलीएस्टर, ये जो सा ये हाइड्रोकार्बन है, इन इंडस्ट्री में एज आ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, वो बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये क्लॉथ, कपड़े बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। ये सिंथेटिक पॉलीमर जो सा है ये एक ऐसा पॉलीमर है कि जो पॉलीमर, ठीक है ना, ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो फैक्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, क्या बनाने में? प्लास्टिक्स। फिर इसी तरीके से जब हम ये पॉलीथीन और पॉलीईस्टर सॉफ्ट में होते हैं, यानी कि जब दीज कैन बी गिवन एनी शेप व्हेन सॉफ्ट, जब ये सॉफ्ट होते हैं ना, सॉफ्ट का मतलब पता है ना, गर्म करते हैं जब हम पॉलीथीन और पॉलीईस्टर को। अब हम आगे बात करते हैं क्रोकरी आइटम्स की, यानी कि जब ये पॉलीथीन और पॉलीईस्टर, ये जो उनसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो उनसे यूज़ हो रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री, जब ये सॉफ्ट होते हैं, जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो उस दौरान जो उनसी प्रोडक्ट्स बनती हैं वो बनती हैं ये वाली, सॉफ्ट हो जाते हैं, तब कोई और प्रोडक्ट्स बनती हैं। तब हम इन्हें कोई सी भी शेप में ढाल सकते हैं, पॉलीथीन और पॉलीईस्टर को। जब इन हाइड्रोकार्बन्स को गर्म किया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट होने के बाद इन्हें हम कोई सी भी शेप में ढाल सकते हैं। और जब हमने वो शेप में ढाल दिया, फिर हम इसे क्या करते हैं? हम इसे ठंडा करते हैं। फिर जब ठंडा हो जाते हैं तो फिर ये सख्त हो जाते हैं, हार्डनिंग हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। और ये फिर उसके बाद सख्त होने के बाद जो सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो प्रोडक्ट्स जो सी हैं उस शेप के हवाले से बनेंगी जो सी सॉफ्ट के दौरान, जब वो सॉफ्ट थे, जब आपने गर्म किया था इन हाइड्रोकार्बन्स को, तो उस दौरान जो सी प्रोडक्ट्स बन रही, उस दौरान जो सी आपने शेप बनाई थी, उस शेप के लिहाज से जब आप उसे ठंडा करेंगे तो वो उसी शेप में ढल जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने सॉफ्ट थे, तब जब आपने उसको इन हाइड्रोकार्बन्स को कप्स की शक्ल में ढाल दिया था, तो वो कप
जब आप ठंडा करेंगे और वो हार्ड हो जाते हैं तो कप की शक्ल में ढल जाएंगे, गिलास में डल जाएंगे, गिलास बनाया होगा तो गिलास में डल जाएंगे, जग बनाया होगा जग में डल जाएंगे, प्लेट्स में बनाएंगे तो प्लेट्स, ये सारे के सारे क्रॉकरी आइटम्स जो सी हैं ये बन जाएंगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से फर्नीचर आइटम्स में चेयर, टेबल, स्पून आ जाएंगे। और फिर इसी की तरीके से ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी आते हैं, इलेक्ट्रिक एंड सेवेज, इलेक्ट्रिक यानी कि जो उनसे बिजली का सामान होता है, सेवेजेस जोन सी सेवेजेस आइटम्स जो सी नालियाँ वगैरह घरों के नीचे होती हैं, अंडर अंडर जो उनसे सड़कों के नीचे जो उनसे पाइप्स होते हैं, सेवेजेस आइटम्स जो उनसी नालियाँ होती हैं जिसके अंदर से पानी गुजरता होता है, गटरों का पानी। ठीक है ना, सेवरेज सिस्टम जो सा होता है, जोन सा भी सेवरेज सिस्टम का निज़ाम होता है, वो भी सारा पॉलीथीन और पॉलिस्टर से बनता है। और फिर उसके बाद लॉट ऑफ ये जो सी सेवरेज आइटम्स जो सी होती हैं, सेवरेज आइटम्स की दुकानें भी होती हैं, उन दुकानों में जो सी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स में जो सा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा होता है बनाने में, वो रॉ मटेरियल किन किन हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है, वो रॉ मटेरियल जो सा है वो इन हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है, पॉलीथीन और पॉलीईस्टर का। ये पॉलीथीन और पॉलीईस्टर जो से हैं ये फैक्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। और फिर उसके बाद लॉट ऑफ अदर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बहुत से ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं जो इससे यानी कि गाड़ियों के पार्ट्स हैं, गाड़ियों के हिस्से हैं, बहुत से इससे बनते हैं। और ठीक है, गाड़ियों के हिस्से भी बनते हैं। और फिर उसके बाद आगे है एंड अ लॉट ऑफ अदर हाउस होल्ड आइटम्स, और बहुत से हाउस होल्ड आइटम्स मैंने आपको ऊपर बता दी हैं। ठीक है ना, वैसे ही हाउस ऑफ होल्ड आइटम्स और भी बहुत ज़्यादा बनती हैं इन्हीं से। और ये थे हमारे कुछ केमिकल फार्मूले। ये किसका है, ये जोन सा जनरल फार्मूला है, ये पेट्रोलियम का जनरल फार्मूला जो कि अल्केन से मुशाबियत रखता है। ये जोन सा है ये नेचुरल गैस का फार्मूला है, नेचुरल गैस का है ये। ठीक है ना, ये कौन सा किसका फार्मूला है, नेचुरल गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये कौन सा है, ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं बिचुमिनस कोल, ये बिचुमिनस कोल का है, ये एंथ्रासाइड कोल का है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ आ गई हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ये तो इसका पार्ट 1 था, हाइड्रोकार्बन्स, इसका हाइड्रोकार्बन्स एज फीड स्टॉक इन इंडस्ट्री। पार्ट 2 भी बनेगा, पार्ट 2 भी मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये अगर आपको पसंद आ गई हो वीडियो, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। और मेरी वीडियो के टाइटल में यानी कि अब यहाँ पर मैं जो सी पॉलीमर की बात कर रहा था, पॉलीमर भी एक क्या चीज़ होती है। पॉलीमर जो से होते हैं, बहुत से मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर में छोटा सा मोनोमर होता है, उन मोनोमर जो से होते हैं ये बहुत छोटे, ये पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपस में और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है ना, सिंथेटिक पॉलीमर उसी की एग्जांपल है, सिंथेटिक पॉलीमर उसी की एग्जांपल है। ठीक है, और जो से मेरी वीडियोस है उस वीडियोस का जो सा टाइटल लिखा होता है, वीडियो का टाइटल, उस पर आप क्लिक करोगे तो जो सा नीचे डिस्क्रिप्शन आती है, उसकी डिस्क्रिप्शन आती है वीडियो की। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में नहीं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर पार्ट्स लिखे हुए हैं, पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, पार्ट 3 ये, पार्ट 4 ये। अर्हीनियस का नज़रिया, और फिर उसके बाद और भी बहुत से नज़रिए मैंने बताए हुए हैं उस पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आप अर्हीनियस का नज़रिया देखोगे या फिर ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट देखोगे, कोई सा भी कॉन्सेप्ट देखोगे, वो सारे के सारे पार्ट्स हैं वहाँ पर बने हुए। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैंने कोल के भी 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, इसी तरीके से आपने वो देख लेने हैं। ठीक है, समझ आ गई मेरी वीडियोस में। गुड बाय, थैंक्स अ लॉट ऑफ मी।